बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। हमने जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि पुल है तो पुल आता कैसे है, किसी मसल का इनर्वेशन होता है जिसकी वजह से वहां पे पुल आता है। पुल आता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी, कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, पूरी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। अपन पढ़ते हैं आज एंगल ऑफ पुल का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियो में बात करी थी, जहां पर मसल इंसर्ट हो रहा है और जिस पर मसल इंसर्ट हो रहा है उसके बीच में जो एंगल बनता है बेटा क्या होता है, उसके बीच के जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ पुल। जहां पर मसल इंसर्ट हो रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो हमारा बाइसेप्स मसल किस पे इंसर्ट हो रहा है, रेडियस पे। रेडियस पे कहां पे, जहां पर इंसर्ट हो रहा है मतलब रेडियस पर इंसर्ट हो रहा है, जहां से इंसर्ट हो रहा है इसका मतलब टिबियल रेडियल ट्यूबरोसिटी पर इंसर्ट हो रहा है। इसका मतलब रेडियल ट्यूबरोसिटी और बोन के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ पुल होगा। चलो हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कौन सी बोन है, रेडियस बोन है। ये कौन सी बोन है बेटा, रेडियस बोन है। और ये जो पार्ट है ये क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी। कौन सा पार्ट है बेटा, रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा, यही क्या होगा, एंगल ऑफ पुल। सबको क्लियर है यहां तक, ठीक है। अपन डेफिनेशन की बात कर लिए, डेफिनेशन की बात करते हैं एक स्पेसिफिक बोन के लिए एंगल ऑफ पुल की बात करते हैं। जैसे अपन ने बात कर लिया बाइसेप्स के लिए, ठीक है। तो बाइसेप्स का हमने इनर्वेशन, इंसर्शन, ओरिजिन और रोड वैल्यू हर चीज की बात करी थी। बाइसेप्स के हमने पिछले वीडियो में बात करा था, बाइसेप्स नाम से पता चल रहा है कि दो हेड होते हैं बाइसेप्स के, एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड। बेटा बाइसेप्स का शॉर्ट हेड जो होता है कोरोकोइड प्रोसेस से निकलता है और लॉन्ग हेड निकलता है सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से निकलता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसका इंसर्शन की बात करी थी। इसका इंसर्शन होता है किस पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे होता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ पुल की हमने ऊपर बात कर ली थी, ये होता है एंगल ऑफ पुल, ठीक है। अपन बात करते हैं आगे। हमने पिछले बेसिक जब वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें बात करा था, जब कोई एक वेक्टर होता है, इसको मान लिया फोर्स वेक्टर एफ है, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के बीच में है। अगर मैंने बोला एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो उसके थीटा साइड वाला कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा होता है बेटा। और अपोजिट साइड वाला कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है एफ साइन थीटा। यहां तक उम्मीद है बातें क्लियर होंगी। हमने पिछले वीडियो में ये सब बातें कर ली। तो हमने क्या बोला, थीटा वाला जो साइड का कंपोनेंट होता है उसे बोलते हैं एफ कॉस थीटा। तो ये थीटा के साइड का कंपोनेंट है। तो ये मैंने फोर्स लगा दिया, क्योंकि मसल पुल लगाती है तो मसल फोर्स लगाती है, तो ये मैंने फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब इस फोर्स का जो थीटा के साइड वाला कंपोनेंट होगा क्या होगा बेटा, एफ कॉस थीटा होगा। क्या होगा, एफ कॉस थीटा। जो इसके थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, ये होगा क्या, एफ साइन थीटा, ठीक है। क्या होगा बेटा, एफ साइन थीटा। अपन पढ़ते हैं कंपोनेंट, इसमें एक दो तीन कंपोनेंट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अपन क्लियर कर देते हैं यहीं पे आपको, एक मिनट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, तीन कंपोनेंट। एक होता है बेटा रोटेटरी कंपोनेंट, अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं। एक होता है रोटेटरी कंपोनेंट, एक होता है स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट, और एक होता है बेटा डिसलोकेटिंग कंपोनेंट, ठीक है। हमने क्या बात करा, हमारी बात करा कि जो एंगल ऑफ पुल होता है उसके तीन कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसलेटरी कंपोनेंट और एक होता है रोटेटरी कंपोनेंट, एक होता है स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट। चलो एग्जांपल से बात करते हैं। तो ये जो पेन चेंज कर देते हैं, एक मिनट, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है बेटा, अगर हम एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, इस जॉइंट को, ये जो बोन है इसको जॉइंट में फिक्स रखने का काम कर रहा है ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन। जब हम एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं तो इन बोन्स को हमारे एल्बो जॉइंट में फिक्स रखने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये इस जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टेबिलाइजिंग कंपोनेंट। क्या बोलते हैं बेटा, स्टेबिलाइजिंग कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अब एक तो जब हमने पुल लगाया, एक क्या कर रहा है, हमारे बोन को जॉइंट पर फिक्स रखने का काम कर रहा है, और एक कंपोनेंट क्या कर रहा है, रोटेट करने का काम कर रहा है। जो अगर कोई फोर्स का कंपोनेंट ऊपर की ओर खींचेगा तो उसको क्या कराएगा, रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो बेटा क्या होता है, एफ साइन थीटा, इसका क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो ये क्या कराएगा, ये रेडियस का फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रोटेटरी कंपोनेंट बोलते हैं,
ठीक है। डिसलोकेटिंग कंपोनेंट की बात अभी आगे करेंगे, ठीक है। हमने क्या बात कर लिया, रोटेटरी कंपोनेंट क्या होता है और स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट क्या होता है। हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, वो सब चीजें हमने बात कर ली है, ठीक है। यहाँ तक बातें सबको क्लियर होंगी, ठीक है। हमने इसमें पुरानी बातें करी, हेड ऑफ ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या होता है, लॉन्ग हेड का, शॉर्ट हेड का ओरिजिन, मसल इंसर्शन क्या होता है, इनर्वेशन क्या होता है, प्राइमरी एक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हमें पता, ठीक है। अब 3 केस पढ़ते हैं बेटा, आप 3 केस पढ़ते हैं। एक एल्बो का फ्लेक्शन लेस देन 90 डिग्री, एक एल्बो फ्लेक्शन में एंगल है, एंगल ऑफ पुल है लेस देन 90 डिग्री, फिर एक है 90 डिग्री, एक है मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा, पुल लगेगा, ये क्या होगा, मसल का पुल है, ये क्या बेटा, मसल का पुल है। अब ये मसल का पुल है तो इसका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो एंगल के थीटा के साइड का कंपोनेंट क्या होता है बेटा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा। ये बातें सबको क्लियर है, ठीक है। इस कंपोनेंट के क्या बोलेंगे बेटा, रोटेटरी कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे बेटा, स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट। अगर इससे स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट, इससे रोटेटरी कंपोनेंट बोला जा रहा था, क्यों बोला जा रहा है, बस समझ में आना चाहिए। जब ये फोर्स, इसी फोर्स की वजह से ये हमारा रेडियस और अल्ना होता है ऊपर की ओर, फ्लेक्शन के टाइम ऊपर की ओर मूव करता है, और एफ कॉस थीटा की वजह से हमारा रेडियस और अल्ना जो होता है हमारे जॉइंट, एल्बो जॉइंट पर जाके फिक्स रहता है, ठीक है। अपन नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जब एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है। बेटा जब हमने केस पढ़ाया था कि एक मैंने बोला था कि एफ कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा और इसका होता है एफ साइन थीटा, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स एफ लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जो होता है मूव करता हुआ, मान लो एक टाइम हम मान लेते हैं यहाँ पे आएगा, तो ये वाई डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस कवर करा और वाई डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस कवर करा। मैंने उस टाइम जब पढ़ाया था मैंने 2 केस की बात करी थी। एक केस क्या है कि फोर्स केवल वाई एक्सेस पे लग रहा है, दूसरा फोर्स हमने केस बात करा था फोर्स केवल एक्स एक्सेस पे लग रहा है। अगर फोर्स केवल वाई एक्सेस पर या एक्स एक्सेस पर लगता है तो केवल वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अभी केस थीटा जब 90 डिग्री है, केस सेकंड की बात करते हैं, तो इस टाइम जो एंगल ऑफ पुल लग रहा है बेटा क्या लग रहा है, वाई एक्सेस के अलोंग लग रहा है। किस एक्सेस के अलोंग लग रहा है, वाई एक्सेस के अलोंग लग रहा है। किसके अलोंग लग रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है। अगर ये वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है तो इसका मतलब ये वाला केस जैसा है, इसका मतलब ये पुल केवल क्या होगा, रोटेटरी मोशन का होगा। क्या होगा, ये केवल क्या करेगा, रोटेटरी कंपोनेंट होगा, रोटेटरी कंपोनेंट होगा। इसमें क्या स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट होगा, नहीं, इसमें स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट केस की, जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। जैसे कि बात कर लेते हैं, अब जब अपन एल्बो फ्लेक्शन 90 डिग्री के ऊपर कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा कुछ इस तरीके से मसल का पुल लगता है और मसल का इस तरीके से पुल लगता है, तो थीटा हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। अगर इसकी बात करते हैं 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब अपर वाले बॉर्डर पे भी 180 डिग्री का एंगल बनेगा। 180 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 180 माइनस थीटा। यहां तक सबको बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अपन कंपोनेंट कर लेते हैं, इसका कंपोनेंट निकालते हैं। ये मान लेते हैं एफ फोर्स से पुल कर रहा है, हमारा बाइसेप्स मसल इसको क्या कर रहा है, एफ फोर्स से पुल कर रहा है। अगर ये एफ फोर्स से पुल कर रहा है तो ये थीटा साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। क्या आ जाएगा बेटा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा। और ठीक इसके अपोजिट साइड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, एफ साइन थीटा। अब चलो देखते हैं अपन स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट और रोटेटरी कंपोनेंट। इसमें क्या, इसमें ये वाला अगर ये अभी हम क्या कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर ले, जब हाथ को फ्लेक्स कर लिया उसके बाद भी हम अपने हाथ को मूव करा सकते हैं। वो मूव कौन करा रहा है, ये करा रहा है एफ साइन थीटा। अभी इसकी क्या है, ये है रोटेटरी कंपोनेंट है। क्या है बेटा, रोटेटरी कंपोनेंट है। बात क्लियर है क्या, एफ साइन थीटा एक फोर्स है जो रोटेशन करा रहा है, और एफ कॉस थीटा क्या था वहां पर, जो एफ साइन थीटा नहीं होगा, एफ साइन 180 माइनस थीटा होगा बेटा, सॉरी, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है 180 है, और एफ कॉस 180 माइनस थीटा होगा। एफ साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है बेटा क्या, एफ साइन थीटा। क्या होता है, एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और एफ कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, ये है रोटेटरी कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, ये होगा हमारा डिसलोकेटिंग कंपोनेंट। क्या होगा, हमने पहले बात करी थी 3 कंपोनेंट होते हैं, एक रोटेटरी कंपोनेंट होता है, एक स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट होता है, और एक क्या होता है, डिसलोकेटिंग कंपोनेंट। क्या होता है बेटा, डिसलोकेटिंग कंपोनेंट होगा। अभी क्या करा रहा है, ये हमारे ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना बोन को क्या कर रहा है, अपोजिट साइड पुल कर रहा है, ठीक है।
ये क्या होगा, डिसलोकेटिंग कंपोनेंट। उम्मीद है कि आपको स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट, रोटेटरी कंपोनेंट और डिसलोकेटिंग कंपोनेंट अच्छे से समझ में आ गए। अगर अच्छे से समझ में आ गए तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टॉर्क के बारे में। इसमें थोड़ा सा अपन टॉर्क को अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से थोड़ा सा टॉर्क का यूज है, इसलिए अपन टॉर्क को इसमें थोड़ा कवर कर लेते हैं। ठीक है, टॉर्क जैसे अपन पढ़ते हैं, ये ग्राफ पढ़ने के पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर क्रॉस एफ। आर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोर्स। ठीक है, क्या है, आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है। ठीक है, जैसे अपन ने बात करा, ये वाले केस की बाद में लास्ट में बात करते हैं, अभी ये केस की बात करते हैं। अभी ये केस कौन सा है, ये एंगल हमें दिख रहा है 90 डिग्री से कम है। थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है। इस केस में अपन बात करते हैं जब थीटा 90 डिग्री से कम है, तो हमने पीछे भी बात करा, जो कॉस थीटा साइड का, जो थीटा के साइड का कंपोनेंट होगा, जो थीटा के साइड का कंपोनेंट होगा बेटा का होगा, वो होगा एफ कॉस थीटा। यहाँ पे ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, एफ कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, स्टेबलाइजिंग कंपोनेंट, क्योंकि हमारे रेडियस और एल्बो को, रेडियस और अल्ना को क्या कर रहा है, एल्बो में स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है। और जो एफ साइन थीटा होगा, एफ साइन थीटा क्या है बेटा, रोटेटरी कंपोनेंट। क्या है, रोटेटरी कंपोनेंट है। इसका मतलब जो रोटेशन करवाएगा, जो हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, वो कौन कराएगा, एफ साइन थीटा कराएगा, ना कि एफ कॉस थीटा करवा रहा है। ठीक है, रोटेटरी कंपोनेंट करवाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर मैं ये है एल्बो हमारा, हम अगर फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है, ये क्या है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है बेटा, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब ये जो पुल लग रहा है परपेंडिकुलर, एफ साइन थीटा और इधर जो पुल लग रहा है, वो क्या है, इसका परपेंडिकुलर फोर्स। चलो देखते हैं। हमने ये बनाया ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का बना है क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जो ये येलो कलर का जो दिख रहा है, जो येलो कलर का दिख रहा है, वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन। इसका मतलब यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर, क्या लग रहा है, ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, क्या हो गई बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस हो गई, क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई d1 मान लिया हमने, क्या मान लिया, d1 मान लिया। ठीक है, d1 मतलब r यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r1 इक्वल टू d1, r1 इक्वल टू r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, d1। और f की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा होगा बेटा, जो रोटेटरी कंपोनेंट का फोर्स होगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f, मतलब रोटेशन कराने वाला। इसका मतलब f क्या होगा, f साइन थीटा होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अभी चारों केस की बात करेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसर्शन। इस पे जो फोर्स लग रहा है पूरा परपेंडिकुलर लग रहा है, तो f होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारा d2। यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r2 की वैल्यू है d2, और r2 की वैल्यू क्या है d2, और f की वैल्यू क्या है, जो रोटेशन करा रहा है, कौन करा रहा है, पूरा ही f करा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया f। ठीक है, या f साइन थीटा रख देंगे, अभी वो भी f ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस में बात करते हैं। ये हमारा जो थीटा बड़ा हो गया। ठीक है, r की वैल्यू क्या है, ये इसके बीच में डिस्टेंस d1, d3 मान लेता हूं, तो r3 की वैल्यू क्या है बेटा, d3। ठीक है, और f3 की वैल्यू क्या है, f साइन थीटा, क्योंकि f3 की वैल्यू मतलब रोटेटरी कंपोनेंट रखते हैं इसमें। ठीक है, f3 की वैल्यू f साइन थीटा क्यों आया है, क्योंकि हमने इसके पीछे बात करा था कि ये वाला कंपोनेंट क्या करता है, रोटेशन करवाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो हमने केस 1 की बात करी, 2 की बात करी, और 3 की बात करते हैं। अपन देखते हैं टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f होता है, या rf साइन थीटा होता है। क्या होता है, rf साइन थीटा। ठीक है, अब देखते हैं r की वैल्यू सबसे ज्यादा किस में हमें दिख रहा होगा। पेन चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट। हमें दिख रहा होगा ये d1 है, ये d2 है, और ये d3 है, जिसमें कि सबसे ज्यादा बड़ी r की वैल्यू किस में दिख रही है, d2 में। किस में दिख रही है, d2 में r की वैल्यू सबसे बड़ी दिख रही है। d1 और d2 में किससे ज्यादा है, d2 की वैल्यू d1 और d3 से ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब अगर r की वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी।
ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो टॉर्क की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन, थीटा की वैल्यू साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री पे। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होता है तो टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो टॉर्क कम होगा। क्यों, क्योंकि पीछे हमने बात करी है। ठीक है, ये देख लो, इन सारी वैल्यूज में अगर देखते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 1 कब है, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, जब थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, मैक्सिमम कब होता है एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जब एल्बो फ्लेक्शन 90 डिग्री पे करते हैं तो टॉर्क क्या होता है हमारा मैक्सिमम होता है। अब इससे ज्यादा बढ़ेंगे तब भी टॉर्क घटेगा और इससे कम जाएंगे तब भी टॉर्क घटता है। ठीक है, चलो कम की बात करते हैं। जब थीटा की वैल्यू हमने मान लिया 30 डिग्री है, जब अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो टॉर्क एफ साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। क्या हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी। तो आर क्रॉस और एफ साइन थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू हाफ आ जाएगी तो आर एफ साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, आर एफ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, ये ग्राफ देखते हैं अपन अब, थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होता है तो टॉर्क, ये ग्राफ किसको शो करता है, ये ग्राफ शो करता है टॉर्क को। क्या होता है, टॉर्क को। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। टॉर्क क्या होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। ये होता है रोटेटरी कंपोनेंट को शो करता है। ये रेड वाला जो कर्व है ये क्या कर रहा है, रोटेटरी कंपोनेंट को शो कर रहा है। जब हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, थीटा की वैल्यू 20, 40, 60, 80, 90 मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। जब थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रोटेटरी कंपोनेंट क्या होता है बेटा, रोटेटरी कंपोनेंट होता है, पेन चेंज करता हूँ, रोटेटरी कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। हमने यही देखा, रोटेटरी कंपोनेंट क्या होता है बेटा, एफ साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, अगर रोटेटरी कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, 90 डिग्री सबसे ज्यादा होगी मतलब 1 होगा। अगर 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका मतलब 90 डिग्री पे रोटेटरी कंपोनेंट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगी, हमें पता चल रहा है। ठीक है, एक तो मैंने देखा टॉर्क की वैल्यू 90 डिग्री सबसे ज्यादा है और रोटेटरी कंपोनेंट की वैल्यू भी 90 डिग्री पे क्या है, सबसे ज्यादा है। अब एक होता है पैरेलल कंपोनेंट। पैरेलल कंपोनेंट देख लेते हैं। पैरेलल कंपोनेंट का मतलब होता है एफ कॉस थीटा। क्या होता है बेटा, एफ कॉस थीटा। पैरेलल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, एफ कॉस थीटा। जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, चलो एफ कॉस थीटा क्या होता है, 90 डिग्री पे थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो पहले 90 डिग्री तक क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, हमने देखो थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही, ये घटती जा रही। यहाँ पे 90 डिग्री क्या होता है, मैंने बोला 0 होता है, क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये ग्राफ उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा एंगल ऑफ पुल का। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।